हेलो बच्चों, कैसे हो। मेरा नाम है संतोष कसौधन और आज हम परसेंटेज की 15वीं लेक्चर करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले 14 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग और उम्मीद है कि आपको अभी तक के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, तो अगर जो आपने अभी तक ना देखी हो तो आप पिछले सारे लेक्चर जाके देखो, समझो। कोई प्रॉब्लम हो तो मैंने अपनी ईमेल ID दे रखी है वहाँ पे सारे वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, वहाँ पर आप जाके मुझे मैसेज करो। मैं तुरंत ही जैसे ही मैं विदिन कुछ ही समय में आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, बस मैं यही उम्मीद करूँगा आपसे कि आप पढ़ते रहो। तो हमने वहाँ पे कर लिया था, एक प्रॉब्लम की थी हमने, रेट कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर की प्रॉब्लम की थी। इसके पहले हमने मीडियम जो लेवल का हमारा लेक्चर चला था उसमें मैंने रेट कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर की प्रॉब्लम की थी। ठीक है, तो इसमें थोड़ा 2 एडवांस लेवल के क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ए रिडक्शन ऑफ RS 2 per kg enables a man to purchase 4 kg more sugar for RS 16। ठीक है, फाइंड ओरिजिनल प्राइस, इसमें जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है A B C D 2 4 6 8। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे जो हमारी रेट कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर का हमने कॉन्सेप्ट देख रखा है, वहाँ पे क्या होता था कि कोई 2 क्वांटिटी का परसेंटेज चेंज दिया होता था और हमसे तीसरी क्वांटिटी की परसेंटेज चेंज पूछी जाती थी। ठीक है, यही चीज़ रहती थी। और वहाँ पे हमने बहुत ही अच्छा मेथड ट्रायंगल लॉ देखा था। ट्रायंगल लॉ में क्या होता था कि 2 जगह की परसेंटेज चेंज हम ट्रायंगल लॉ के माध्यम से बनाते थे और तीसरे का हमारे बहुत ही आसानी से निकल जाता था। ठीक है, ट्रायंगल लॉ हम समझ ही चुके हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 per kg रिडक्शन कम हो रहा है, 2 per kg। ठीक है, किसी चीज़ का सामान है। ठीक है, इनेबल्स अ मैन टू परचेज 4 kg मोर शुगर। ठीक है, शुगर की बात कर रहा है, चीनी की। तो चीनी में हो क्या रहा है कि 2 रुपये 1 किलो पे 2 रुपये की उसकी जो रेट थी वो कम हो जा रही है। ठीक है, 1 किलो पे जो भी इसका 1 किलो का रेट रहा हो, अब क्या हो रहा है, नया रेट क्या हो रहा है कि 2 रुपये घट के उसके रेट आ रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है, मान लिया कि 2 रुपये घट के आ रहे हैं। फिर उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, उसका इफेक्ट ये हो रहा है कि एक आदमी पहले जो भी रेट रहा हो, 16 रुपये में कुछ चीनी खरीदता था, पहले XYZ कोई भी रेट रहा हो तो 16 रुपये में चीनी खरीदता था। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि जब 2 रुपये पर केजी का रेट घट गया तो अब उसे उतने ही रुपए में 4 किलो ज़्यादा शुगर मिलने लगे। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है कि जो भी एक शुगर का कोई रेट था पहले तो 16 रुपये में खरीदता था, उसे जितना भी मिलता था। अब क्या हो रहा है कि अब रेट 2 रुपये पर केजी की रेट से कम हो गया, मतलब उसकी जो दाम में थी, रेट में थी, वो घट गई। ठीक है, अब घटने की वजह से क्या हो गया कि अब उसे उतने रुपए में 4 किलो ज़्यादा शुगर मिल रहा है। अब देखो क्या यहाँ पे हम ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं। ट्रायंगल लॉ में क्या होता था, यहाँ पर रेट का चेंज है। ठीक है, रेट का चेंज है लेकिन ये परसेंटेज में नहीं है, रेट का चेंज परसेंटेज में नहीं है। और ये जो एक्सपेंडिचर है वो फिक्स है। ठीक है, एक्सपेंडिचर यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, कंजम्पशन चेंज हो रहा है। कंजम्पशन कितना हो रहा है, 4 किलो ज़्यादा हो रहा है, 4 kg ज़्यादा हो रहा है। परसेंटेज में तो हमें वैल्यू दी नहीं थे। तो अब यहाँ पे हम जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे ना, हम ऑप्शन लेके चलेंगे। ठीक है, हम इक्वेशन बनाएंगे पहले कि मान लो पहले क्या था, 16 रुपये की प्राइस तो थी ही। ठीक है, पहले क्या था, पहले मान लो कि X किलो खरीदता था, शुगर जो था X किलो खरीदता था। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये हो रहा, पहले इतना खरीदता था, अब कितना खरीद रहा है, 16/x + 2। 2 रुपये पर केजी का रेट बढ़ गया है, यानी कि 16 क्या है, टोटल अमाउंट है, x + 2 उसका रेट है, यानी कि ये हो गया टोटल अमाउंट। ठीक है, और ये क्या है, रेट है। अब टोटल अमाउंट से जब रेट में डिवाइड करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, कंजम्पशन, कि कितना कंज्यूम कितने केजी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 16 रुपये में पहले क्या था, 16 रुपये में x रुपये पर किलो था, तो इतना कंज्यूम कर रहे थे। अब क्या है, इतना कंज्यूम कर रहे हैं। रिलेशन से हमें समझ में क्या आता है, ठीक है, रिलेशन से हमें समझ में आता है
कि अब का जो कंजम्पशन है वो 4 किलो ज़्यादा है पहले से, यानी कि पहले से 4 किलो ज़्यादा है। ठीक है, ये इक्वेशन समझ में आया कैसे बन गया। ये अब का कंजम्पशन है 16/x+2, क्योंकि 2 रुपये ज़्यादा बढ़ गए रेट। अच्छा रिडक्शन है, ठीक है, रिडक्शन है तो यहाँ पे क्या होगा, x-2 होगा। ठीक है, x-2 होगा, क्योंकि रिडक्शन है, प्राइस में 2 रुपये की कमी आ रही है। तो अगर जो पहले x रुपये पर केजी रेट था तो अब क्या हो गया, x-2 हो गया। तो 16/x-2 उसका कंजम्पशन हो गया अब का, और पहले का कंजम्पशन कितना हो गया, 16/x। और इसमें क्या है, 4 किलो ज़्यादा अब खरीद रहा है, यानी कि इससे 4 किलो ज़्यादा खरीद रहा है। तो ये इक्वेशन तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे देख लो, अब इसको तो सॉल्व करना ठीक है, x से सॉल्व किया जा सकता है, एक ही वेरिएबल है सॉल्व करना, बट क्या उससे कोई आसान तरीका नहीं है? क्या हमें इक्वेशन सॉल्व करना ही बस एकमात्र तरीका है? तो हाँ, उससे आसान तरीका है। जो सबसे खास बात होती है गवर्नमेंट एग्जाम की, कि हमें ऑप्शन दिए रहते हैं। ठीक है, हमें ऑप्शन दिए रहते हैं, और ये किसी भी क्वेश्चन का मास्टर स्ट्रोक होता है कि ऑप्शन दिए रहेंगे, अब 4 आंसर से अलग हो नहीं सकता। तो चलो वैल्यू पुटिंग करके ही देख लेते हैं। अगर जो हमने 2 वैल्यू पुट की तो 16/2 8 हो गया, 8 4 12, यहाँ पे 12 आ गया, और 16/2 - 2, तो 2 वैल्यू हो ही नहीं सकते, क्योंकि 2 - 2 0 हो जाएगा, यानी कि वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो 2 तो ऐसे ही चला गया। अब वैल्यू 4 रख लेते हैं, 4 यहाँ पे रखेंगे तो 16 है, 4 - 2 कितना आ गया, 4 - 2 2, यानी कि वैल्यू 8 आ गई। और यहाँ पे देखो 4 चौक को 16, और 4 + 4 8 आ गई, यानी कि 4 पे कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, आंसर हमारा 4 हो गया। सिंपल है। अगर जो हम इसको सॉल्व करने बैठते तो क्या होता, बहुत टाइम लगता, लेकिन ऑप्शन से हमने किया, तुरंत ही आ गया। ऑप्शन एक बार और देख लो, देखो 16/x है, तो 4 रखोगे तो 16/4 + 4 = 16/4 - 2। अब देखो क्या इक्वल आ रहे हैं क्या दोनों, 4 से 4, 4 4 8 है, और 4 में से 2 गया, 2 2 8 16। ठीक है, इक्वल आ गया, यानी कि इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है 4 पे, हमारा आंसर 4 हो गया। तो ये चीज़ समझ में आ रहा है ना, कि अगर रेट कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर का प्रॉब्लम है, और उसमें अगर जो परसेंटेज नहीं दिया है, तो हम वहाँ पे ट्रायंगल लॉ नहीं लगा सकते। ये ट्रायंगल लॉ की एक्सेप्शन है, ट्रायंगल लॉ वहाँ पे नहीं लगा सकते। वहाँ पे हम क्या करेंगे, तुरंत ही इक्वेशन बनाएंगे, और इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे, ऑप्शन में से किसी को एक को रख के सेटिस्फाई करा लेंगे हम, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये थोड़ा एक डिफरेंट क्वेश्चन था उस पर, तो हमने सोचा कि इसको भी कवर कर ले, वरना क्योंकि हमारा जो ट्रायंगल लॉ है, क्या करेंगे, बच्चे को जो नहीं आएगा तो फिर इस पर भी ट्रायंगल लॉ लगाएंगे, तो यहाँ पे आएगा नहीं उससे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और इस पर कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन हो जाएगा, तुम्हारी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा तो वो भी दूसरे क्वेश्चन से दूर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, a reduction of 50 पैसे पर डोजन। डोजन मतलब क्या होता है, दर्जन। ठीक है, दर्जन इन द प्राइज ऑफ एक्स, इन द प्राइज ऑफ एक्स। ठीक है, अ पर्सन, एक आदमी, a person buy 1 dozen more x for Rs66। ठीक है, अभी हमसे पूछ कह रहा है फाइंड ओरिजिनल प्राइस। अब यहाँ भी देख लो, ये कुछ कह रहा है कि डजन वजन की बात आ रही है, यानी कि प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चन लग रहा है। दूसरा हमने क्या देखा कि इसमें हमें परसेंटेज नहीं दिया है। ठीक है, परसेंटेज नहीं दिया, हमें तुरंत समझ में आ गया ट्रायंगल लॉ नहीं लगेगा। और इसके जो ऑप्शंस क्या क्या हैं, 2 4 6 8, ये क्या है, पर डोजन है, इसका प्राइस है 2 रुपये Rs पर डोजन, ऐसे ही है सारे। ठीक है, अब देखो क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तुरंत समझ में आ गई, परसेंटेज दिया नहीं है, इक्वेशन बनाना है और ऑप्शन से सेटिस्फाई करानी है। ठीक है, 50 पैसे पर डजन इन द, ये रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और कितना है टोटल, 1 डजन मोर एक फॉर Rs 66 रुपये दिया हुआ है। चलो मान लो x है, तो पहले कितना था, 66/x खरीदते थे, अब कितना खरीदेंगे, 66/x। प्राइस में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है -50 पैसे। ठीक है, तो 1/2 हाफ। ठीक है, आधा रुपये। अब क्या हो रहा है, ए पर्सन बाय 1 डजन मोर, अब क्या हो रहा है, 1 डजन मोर खरीद रहा है इस पहले से,
ये हमारा इक्वेशन बन गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कैसे हमारा इक्वेशन बना? ठीक है। रिडक्शन हो रहा है, कम हो रहा है 50 पैसे एक दर्जन। एक दर्जन तो क्वेश्चन समझो क्या है कि पहले क्या थी, अंडे थे, ठीक है, अंडे की कुछ प्राइस थी। अब क्या हो रही है कि अंडे की प्राइस में 50 पैसे एक दर्जन के पीछे कम हो जा रहा है। जब एक दर्जन के पीछे कम हो जा रहा है तो 66 रुपये में वो आदमी एक दर्जन और अंडे खरीद ले रहा है। पहले जितना खरीदता था उससे एक दर्जन और खरीद ले रहा। परसेंटेज नहीं है, हम x की वैल्यू पुट करेंगे और ऑप्शन रखेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। हमने क्या किया, टोटल प्राइस कितनी थी 66। मान लिया कि पहले कितने दर्जन खरीदता था x, ठीक है, x का रेट था, x उसका रेट था कि 100 रुपये दर्जन थे, 100 रुपये क्या थे, दर्जन थे। अब कितना रेट हो गया, x माइनस 1/2, क्योंकि 50 पैसे की कमी हो रही है, तो 50 पैसे मतलब आधा रुपये, तो 66/x-2 ये टोटल कंजम्पशन हो गया, ये कंजम्पशन हो गया। और अब का कंजम्पशन पहले से एक ज़्यादा है, ठीक है। ऑप्शन देखो, 2 रखो, क्या वैल्यू आएगी, 2 से यहाँ जाएगा 33 1 34, ठीक है, और 2 में से 1 जाएगा, 2 तो नहीं हो सकती, ठीक है। 4 रख लो, 4 से यहाँ पे करोगे 33 और ये डेसिमल में कुछ वैल्यू आएगी, तो 4 से यहाँ पे करोगे 33 और 16.5 16.5 और 17.5, ठीक है, 17.5 आएगा। 4 रखोगे तो 3.5 आ जाएगी, 3/2, 3 से जाएगा 22, ये भी नहीं आएगी, 4 भी नहीं आएगा। 6 रखो, 6 से करोगे तो 11 1 12, ठीक है, 6 रखोगे तो 11 6 66 और 11 1 12। 6 यहाँ पे रखोगे तो 6 में से जाएगा 11/2, तो 66/11 इंटू 2, तो 11 6 66 और 6 दूना 12, ठीक है। वैल्यू आ गई, किस पे सेटिस्फाई किया, 6 पे। समझ में आ रहा ना? आपको बस ये कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान रखना है कि वैल्यू पुटिंग में कैसे हमें रखना है और कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे हम जब 2 रख रहे थे, आंसर बहुत ही ज़्यादा आ रहा था, अंतर आ जा रहा था। 2 में आधा कम होगा, यहाँ पे 1.5 होगा, और यहाँ पे 2 से 33 1 34 हो जाएगा, और 66 में 1.5 का करेंगे ना तो 33 से ज़्यादा ही आएगा। 4 वैल्यू पुट किया, वो भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, और 6 वैल्यू पुट करते ही सेटिस्फाई कर गया। बस हमें 4 ऑप्शन है, और चारों में से कोई एक वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी, ठीक है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आने हैं तो आपको ये अप्रोच लगाना है, सॉल्व नहीं करना है कि x की वैल्यू रख के हम पूरा सॉल्व करने बैठ गए। तो बच्चों अगर सॉल्व करने लगोगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होने लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ अपने दिमाग को, ये चीज़ संभाल के रखना है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है क्वेश्चन को देख के। बस ये ध्यान रखना है कि इस तरह का क्वेश्चन क्या मैंने किया था और किया था तो कैसे किया था, ठीक है। आप जब प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका दिमाग में क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा क्या अप्रोच लगाना है, ठीक है। तो उससे तो हमारे 2 क्वेश्चन बचे थे, वो तो हमने कर लिए। चलो 2 क्वेश्चन और भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के हैं, तो उनको भी हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन ए क्लास ऑफ 60 चिल्ड्रेन 30% children can speak only English, 20% only Hindi, and rest of children can speak बोथ द लैंग्वेज। इस तरह का क्वेश्चन आपने अभी तक हमने परसेंटेज में किया नहीं है, बट पहले आप लोगों ने किया होगा, आपको पता भी होगा कैसे सॉल्व करने हैं। बट चूँकि हम यहाँ पे पूरी परसेंटेज की सारे टाइप के क्वेश्चंस देख रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन हमसे छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमने आपसे वादा किया है कि हम आपको मैथ पूरी तरह से आपका कमांड बना देंगे, ठीक है। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी एक्सपर्ट बन जाएगा, ठीक है। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी एक्सपर्ट बन जाएगा मैथ में, अगर जो उसने मैथ के हमारे सारे क्वेश्चंस देखे तो, ठीक है। आपको बस ये करना है, सारे क्वेश्चंस देखने हैं, रिवीजन करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, बस, ठीक है। क्वेश्चन का जिम्मेदारी हम पे छोड़ दो, हम जो क्वेश्चन करेंगे उसके अलावा कहीं से और कुछ से क्वेश्चंस नहीं होंगे। जितने भी टाइप के बन सकते हैं हम कराएंगे, ठीक है। परसेंटेज में हम ये सीरीज़ करा रहे हैं, इसके बाद भी अगर और भी क्वेश्चंस हमें मिलते रहते हैं तो वो सब भी क्वेश्चंस हम इसमें ऐड कराते रहेंगे, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चंस देख के अगर इसमें कोई क्वेश्चन छूट रहा होगा तो आप ये मत समझ लेना कि मैं कराऊंगा नहीं, उसको भी कराऊंगा, और अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई क्वेश्चन छूट रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो, ये है क्या,
इन ए क्लास ऑफ 60 चिल्ड्रन, ठीक है, एक क्लास है जिसमें 60 बच्चे हैं, 30% चिल्ड्रन कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, यहाँ पे ओनली लिखा, ठीक है, ओनली लिखा, ओनली का मतलब होता है कि मात्र, ठीक है। 30% जो चिल्ड्रन हैं यानी कि क्लास के 60 बच्चों में से 30% बच्चे हैं जो कि सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। 20% ओनली हिंदी। अब इसका जो हम बनाते हैं ना, ये हम डायग्राम बनाते हैं, इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं कि हमारा जो है ना 30% चिल्ड्रन कैन स्पीक इंग्लिश, 20% ओनली हिंदी एंड रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन कैन स्पीक बोथ, ठीक है। यहाँ पे हमसे बात की है सिर्फ 2 लैंग्वेज की, तो जितने भी चीज़ में ये डिवाइड कर रहा हो, यहाँ पे लैंग्वेज में डिवाइड कर रहा है बच्चों को, ठीक है, और लैंग्वेज में सिर्फ 2 लैंग्वेज में डिवाइड कर रहा है, एक इंग्लिश में डिवाइड कर रहा है, दूसरा हिंदी। तो हम क्या करेंगे, 2 सर्कल बनाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन जब हो ना कि ओनली ये इतने परसेंट बच्चे ये काम कर रहे हैं, इतने परसेंट ये काम कर रहे हैं, इतने परसेंट ये काम कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं इसमें कि एक स्कूल है, ठीक है, उसमें 30% क्या रहे हैं, वॉलीबॉल जो गेम है खेल रहे हैं, 40% फुटबॉल खेल रहे हैं, 20% क्रिकेट खेल रहे हैं, 10% चेस खेल रहे हैं। तो जितने भी गेम में डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे गेम का मतलब है कि जितने भी पार्ट में डिवाइड कर रहा है उतने सर्कल हम बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 पार्ट में, एक इंग्लिश है, दूसरा हिंदी है, इनके अलावा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ 2 पार्ट बनाएंगे, 2 सर्कल बनाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब देखो ये सर्कल क्या दिखा रहा है कि ये जो पार्ट है इसमें से जो ये पार्ट है, ठीक है, ये सिर्फ इंग्लिश वाला है, इंग्लिश, ये है हिंदी, तो हिंदी में ये वाला जो पार्ट ये ओनली हिंदी है, और ये जो बीच का पार्ट आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि हिंदी इंग्लिश दोनों वाले हैं, समझ में आ रहा है। ये बीच का है, इसमें बीच वाले पार्ट में देखो ये सर्कल भी टच हो रहा है और बीच वाले पार्ट में ये सर्कल भी टच हो रहा है, यानी कि बीच में कोई बंदा है तो उसे हिंदी भी आती है, बीच में कोई बंदा है तो उसे इंग्लिश भी आती है। इसका मतलब ये होगा कि ये जो बीच का पार्ट है ये वो उन बच्चों को दिखा रहा है जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ वाला जो बच्चा है उसका देखो इंग्लिश वाला सर्कल उसे टच नहीं कर रहा है, यानी कि ये इंग्लिश नहीं बोल पा रहा, सिर्फ हिंदी बोल रहा है। उसी तरह से यहाँ पे बैठा एक बच्चा, यहाँ वाला, ये हिंदी वाला सर्कल इसे टच नहीं कर रहा है, टच नहीं कर रहा मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोल रहा है, हिंदी नहीं बोल रहा है। अब देखो क्या कर रहा है, 30% चिल्ड्रन कैन स्पीक ओनली इंग्लिश। ओनली इंग्लिश का मतलब हो गया कि हमारे ये पार्ट कितना है, 30% है, ठीक है, ये पार्ट कितना है, 30%। 20% ओनली हिंदी, ये पार्ट कितना है, 20%। ओनली वाला है, यहाँ पे देखो ये ओनली दिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ओनली से ही हमारा पूरा क्षेत्र डिवाइड हो जाता है। यहाँ भी ओनली दिया है, तो ओनली का ये मतलब है कि सिर्फ हम इस एरिया के 30% बात कर रहे हैं और सिर्फ इस एरिया को 20% बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे आगे कह रहा है एंड रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेज, ठीक है। अब बाकी जो ये बच्चे हैं ये दोनों लैंग्वेज बोलेंगे, हिंदी और इंग्लिश है। हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन स्पीक हिंदी, अब हमसे ये पूछ रहा है कि हिंदी कितने बच्चे हैं कि हिंदी बोल लेंगे, कितने बच्चे हैं, ठीक है, हाउ मेनी चिल्ड्रन। अब देखो 30% तो ये सिर्फ इंग्लिश वाले हो गए, 20% सिर्फ हिंदी वाले हो गए, तो 30, 20, 50% हो गए, 50% बच रहे हैं ना, तो 50% कहाँ पे जाएंगे, ये वाले, ठीक है, जो कि दोनों बोल रहे हैं, क्योंकि ये कह रहा है कि रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेज। इसने हमसे ये नहीं बोला है कि इसमें कोई ऐसा भी बच्चा है जो ना तो हिंदी बोल सकता है ना तो इंग्लिश बोल सकता है, ऐसा कुछ नहीं बोला। यानी कि जो तीसरा फील्ड कर रहा है रेस्ट, यानी कि बाकी जितने बच्चे बचे हैं वो या तो हिंदी बोलेंगे, मतलब वो दोनों लैंग्वेज बोलेंगे, बोथ द लैंग्वेज, वो हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहे हैं। 30% ये क्षेत्र हो गया, 20% ये हो गया, बचा कितना, 50 ये आ गया, 30, 20, 50, 50, 100, ठीक है, समझ में आया। अब 50% ये हो गया, ठीक है, 50% वाला एरिया ये हो गया, ये जो एरिया हो गया ये 50% है। अब यहाँ पे देखो हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन स्पीक हिंदी, हिंदी कितने परसेंट, हिंदी कितने बच्चे बोल लेंगे। तो अगर जो हम हिंदी की परसेंटेज की बात करें कि हिंदी कितने परसेंटेज बच्चे बोल लेंगे, तो 20% ये थे, 50% ये थे, तो 50 + 20 कितना हो गया, 50 + 20 यानी कि 17% बच्चे हैं जो कि हिंदी बोल ले रहे हैं। अब हमसे यहाँ पे तो इंग्लिश नहीं पूछा, लेकिन हम निकाल लेते हैं। अब अगर जो हम ये बात करें कि इंग्लिश कितने बच्चे बोल देते हैं, तो 30% ये, 50% ये, तो 30 + 50 80%,
ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये 80 है, ये 70 है, 8 7 15 150% कैसे हो गए? बच्चे तो 100% ही है। ठीक है, बात सही है, लेकिन इन दोनों में ये बच्चे भी हैं जो कि दोनों लैंग्वेज बोल रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी वाले में भी हैं, वही सेम बच्चे इंग्लिश वाले में भी हैं, क्योंकि सेम बच्चे हिंदी भी बोल रहे हैं और इंग्लिश भी बोल रहे हैं। तो हमने उन बच्चों को हिंदी में भी काउंट किया है, इन 50% बच्चों को हिंदी में भी काउंट किया है, और इन 50% बच्चों को इंग्लिश में भी काउंट किया है। समझ में आ गया? तो अगर हमसे हिंदी का पूछा तो हिंदी कितने % बच्चे बोल रहे हैं? 70%। टोटल बच्चे कितने थे? 60 थे, तो 60 का 70% निकाल लो, 7 छक 42, यानी कि 42 बच्चे जो हैं हिंदी बोलेंगे। अगर हमसे इंग्लिश पूछा होता तो इंग्लिश 80% है, 60 बच्चे हैं तो 8 छक 48, यानी कि 48 कितने होते? इंग्लिश वाले होते। ठीक है, समझ में आ रहा है कि 60 का हम 80% निकाल लेते तो इंग्लिश वाला आ जाता। तो देखा, ये क्वेश्चन आसान है, बस समझने की बात। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, और बहुत कठिन नहीं है, बस आपको ध्यान में ये रखना कितने पार्ट में डिवाइड करना है, उतनी सर्कल लगाना है। ठीक है, और उसमें जो कॉमन एरिया होगा हम क्वेश्चन के हिसाब से ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसा भी ऑपरेशन परफॉर्म करने को कहेगा वो करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? ये चलो, नहीं समझ में आया होगा तो आप दोबारा से ये देख लेना, बहुत कठिन नहीं है, आसान ही है। अगर जो आपको समझ में आ गया हो तो फटाफट एक और क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। ठीक है, ये बस प्रैक्टिस के लिए है, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इन एन एग्जाम 65% स्टूडेंट पास्ड इन मैथ्स, ठीक है, 48% पास्ड इन फिजिक्स एंड 30% पास्ड इन बोथ। समझ में आ गया वो क्वेश्चन अभी तक का? ठीक है, अब हमसे कुछ भी पूछे हम बता देंगे। हमसे पूछा क्या है? हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड, ओहो यहाँ पे फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। ठीक है, हमसे यहाँ पे देखो थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या है? इन एन एग्जाम, एक एग्जाम है जिसमें 65% बच्चे पास होते हैं। अब 65% बच्चे किसमें पास होते हैं? मैथ में। ठीक है, समझ में आ गया। 48% पास होते हैं फिजिक्स में। ठीक है, 30% पास होते हैं बोथ। ठीक है, यहाँ पे इसने दे दिया है कितने सब्जेक्ट दिए हैं? फिजिक्स और मैथ, 2 ही सब्जेक्ट दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 सर्कल फटाफट बना लेते हैं। एक हमारा हो गया मैथ का और एक हो गया फिजिक्स का। 65% पास है मैथ में, तो मैथ में पास है तो ये पूरा पूरा एरिया लेके होगा। ठीक है, तो पूरे एरिया की वैल्यू 65% है। 48% पास है फिजिक्स में, तो अब ये पूरे की वैल्यू कितनी है? 48 है। और 30% पास है बोथ, यानी कि 30% की वैल्यू ये हो गई। समझ में आ रहा है? 30% बोथ, बोथ मतलब कि दोनों में पास है, और ये वाले बच्चे दोनों में पास है। ये हम पासिंग का ही चार्ट बनाए हैं, ये दोनों में पास है। तो अगर ये 65 था और ये 30 है तो यहाँ वाला कितना बचेगा? 35। ठीक है, ये कट जाएगा। ये पार्ट कितना बचा? 35। ठीक है, ये पार्ट कितना बचा? 35, और ये 30, तो टोटल मिला के 65 हो गया था। यहाँ भी अगर टोटल 48 है और ये 30 है तो ये कितना हुआ? 18। ठीक है, समझ में आ गया? तो 18% क्या है? अभी बस इतना है। तो 35% कितना है? ये इतना, और 30% इतना है। हमसे पूछा कि हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। तो अब हम ये निकालने कि टोटल कितने % बच्चे पास हुए हैं। ठीक है, तो टोटल पासिंग परसेंटेज कितना है? 35 + 30 + 18। ठीक है, पास होने वाले जो बच्चे हैं कितने हैं? 35 + 30 + 18। तो 3 3 6 65 हो गए। 65 10 75 8 83, यानी कि 83%। 35 दूना 70, 65 10 75 8 5 13, 83%। ठीक है, यानी कि इन तीनों को अगर जो हमने जोड़ दिया तो हमारा कितना आ गया? 83% ये पास है। तो अगर जो 83% पास हैं तो फेल होने वाले कितने हो गया? ठीक है, फेल कितने हुए होंगे? 100 - 83। ठीक है, 100 - 83 यानी कि 17% बच्चे फेल हुए होंगे। समझ में आ गया
कितने परसेंट फेल हुए होंगे, हमसे क्या पूछा था कि कितने फेल हुए ना, तो हमने वही तो निकाल दिया कि कितने पास हुए थे और 100 में से ऊपर पासिंग परसेंटेज घटा दिया, तुम्हारी फेल वाली परसेंटेज आ गई। समझ में आया बच्चों? कोई कठिन नहीं था। और बस हमें ध्यान में ये रखना है कि कितने सब्जेक्ट हैं, कितने पार्ट में डिवाइड करना है, उसी में सर्कल बनाना है और सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन भी हमने इसमें कर लिए हैं और इस बस थोड़े और क्वेश्चन बचे हैं। फिर अगले पार्ट में हम वो भी क्वेश्चन कवर कर लेंगे और हमारी परसेंटेज की सीरीज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसमें मैं देखूंगा कि और एडवांस सीरीज़ के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उसको भी मैं कराते रहूँगा टाइम टू टाइम। और पहले तो इन दोनों के बाद मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर दूँगा और बीच बीच में परसेंटेज की एडवांस क्वेश्चन की सीरीज़ भी उसमें डालता रहूँगा। ठीक है, तो उम्मीद है अभी तक आपकी सारी वीडियोज़ आपको पसंद आई होंगी और समझ में आई होंगी, क्योंकि समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको समझ में आई हो तो बहुत ही अच्छी बात है और उम्मीद है कि आपको सारी वीडियो समझ में भी आई होंगी। कोई प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में करो या हमारी मेल आईडी पर डायरेक्टली मेल कर दो। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, बाय।